फ्रेश आ रहा। उस दिन हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ब्लड का बारे में बता दिए थे। ये कुछ में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है, कार्पोसल्स होता है। ब्लड में क्या होगा, एक प्लाज्मा, दूसरा कार्पोसल्स। प्लाज्मा लिक्विड कलर लिक्विड होता है, कार्पोसल सॉलिड होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। और पढ़िए, वीडियो देखी है तुम, याद है? थोड़ा थोड़ा याद से थोड़ी होगा। प्लाज्मा कैसा होगा, लिक्विड होगा, और कार्पोसल्स कैसा होगा, सॉलिड होगा। प्लाज्मा में 90% जो होता है, 90%, अगर 1 लीटर अगर प्लाज्मा है तो लगभग 900 ml उसमें पानी होगा, और 100 ml क्या होगा, प्रोटीन होगा। प्लाज्मा नहीं, प्रोटीन होगा, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि 90% वाटर होता है और 10% प्रोटीन होता है। और कार्पोसल्स की जब बात करें तो कार्पोसल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़े थे। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड नहीं होता है, सॉलिड होता है। जब ये प्लाज्मा में जब घुल के जब जाता है, प्लाज्मा में जब ये घुलता है तो ये लिक्विड जैसा दिखने लगता है, लेकिन एक्चुअली ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, पहले बता चुके थे, ठीक है। जैसे हम चीनी वाला, पानी में चीनी वाला एग्जाम्पल दे चुके थे। चीनी कैसा है, सॉलिड है, पानी कैसा है, लिक्विड है, लेकिन दोनों को मिला देंगे तो लिक्विड जैसा नजर आता है, ठीक है। तो वैसे ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, वहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोले थे, ये भी बता चुके थे। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोले थे, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोले थे, THROMBOSYTES, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तीनों का जब हम लोग अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, नहीं टिपना नहीं है, फ्रेश आ रहा है, टिपना नहीं है उसको, ठीक है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये बायोलॉजिकल नेम है इसका, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ जीवन काल होता होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल बन गया तो जीवन भर वैसे ही रहेगा। इसका कुछ ना कुछ जीवन काल होता है। हर, जैसे मनुष्य का जीवन काल 65 से 70 वर्ष का है, हर जीव जंतु का जीवन काल कुछ ना कुछ होता है। तो ये भी एक क्या है, इसका भी जीवन काल होगा। कितना होगा, 120 दिन, 120 डेज। इसका जीवन काल कितना होगा, 120 डेज होगा। इसका कितना होगा, 4 से 7 दिन, 4 to 7 डेज होगा। इसका कितना होगा, इसका 7 डेज होगा, 7 डेज होगा, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का मतलब मिनिमम ये 4 ही लिया जाता है, लेकिन 4 से कभी कभी 7 तक का एवरेज देखा गया है, ठीक है। प्लेटलेट का 7 दिन, ठीक है। पहले बता चुके थे कि ग्रेवयार्ड का है और ब्लड बैंक का है। किसको बोलते हैं, क्या, आरबीसी को थोड़ी बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं, पहले बता चुके हैं पहले वाला वीडियो में। तुम नहीं देखी है वीडियो, यानी वीडियो देखती है तो याद क्यों नहीं करती है, वीडियो देखती है तुम। जब वीडियो देखा है तो उसको याद ना किया जाता है, सिर्फ देखने से थोड़ी याद हो जाता है। कई बार तुमको बोले हैं कि वीडियो देखो तो उसको कॉपी में लिखो, उसको कम से कम 20 दिन लगातार उसको पढ़ना है। 3rd टाइम तुमको बोल रहे हैं, ऐसे रिजल्ट होगा, कहीं नहीं रिजल्ट होगा ऐसे। आरबीसी को बोलते हैं ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड, यानी जहाँ पे ब्लड जमा रहता है और ब्लड मरने के बाद, रक्त की मृत्यु होने के बाद जहाँ पे जाके जमा होता है उसको स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन का हिंदी होता है प्लीहा, प्लीहा, स्प्लीन का हिंदी होता है प्लीहा। बनता कहाँ है ब्लड, बोन मैरो में। ब्लड कहाँ बनेगा, बोन मैरो में। कहाँ बनेगा, बोन मैरो में, बोन मैरो में बनेगा। कब, जब आदमी एडल्ट हो जाता है तब। लेकिन जब बच्चा है तब कहाँ बनेगा, लीवर में बनेगा। जब बच्चा है कहाँ बनेगा, लीवर में बनेगा। वेरी गुड। बच्चा है तो कहाँ बनेगा, लीवर में। जब एडल्ट हो गया तो कहाँ बनेगा, बोन मैरो में बनेगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 4 दिन याद रखना है, 7 इसको याद नहीं रखना है। 4 ऑप्शन में रहता है, नहीं रहा तो 7 मारना है। प्लेटलेट्स का 7 दिन। आरबीसी रेड है, जाहिर सी बात है, कैसा होगा, लाल होगा। लाल रक्त कणिकाएं, कॉर्पोसल्स का मतलब होता है कणिकाएं।
व्हाइट यानी उजला रक्त कणिका है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का काम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, आरबीसी क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में जानेंगे, इसका जो शेप होता है आरबीसी का, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आरबीसी का एक तो ये क्वेश्चन आ गया कि इसका जीवन काल कितना होता है। ये इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट माइनर किसमें पूछता है, बड़ा बड़ा एग्जाम में, ठीक है, स्मॉल एग्जाम में नहीं पूछेगा। जीवन काल पूछ सकता है, नॉर्मल एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है आरबीसी का शेप कैसा होगा, शेप शेप इसका राउंड होगा। राउंड, राउंड मतलब क्या होता है, गोला। राउंड मतलब क्या होता है, गोला। इसका शेप कैसा होगा, गोला होगा। इसमें लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम्स क्या होता है, अब्सेंट होगा। इसमें लाइसोसोम्स क्या होगा, अब्सेंट होगा, यानी नहीं होगा लाइसोसोम्स आरबीसी में। लाइसोसोम्स नहीं। आरबीसी क्या है, एक प्रकार का सेल है। आरबीसी क्या है, एक प्रकार का सेल है। पर थोड़ा सा सेल के बारे में, सेल के बारे में नहीं ना बताया है, सेल के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, सेल आखिर होता क्या है, ठीक है। सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो तो कोई भी लगता है, इतनी पकड़ लो। सेल का हिंदी क्या होता है, कोशिका। कोशिका होता है। सेल का हिंदी क्या होता है, कोशिका, ठीक है। सेल के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कि देखिए दो सेल, दो तरह का होगा, एक होगा एनिमल सेल, एक होगा प्लांट सेल। पहला क्या होगा, एनिमल सेल, दूसरा होगा प्लांट सेल। सेल के बारे में थोड़ा सा बहुत पहले बता चुके हैं, ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, लगभग 80 to 90% सेम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। पहला चीज, मान लीजिए कि ये एनिमल सेल है, मान लीजिए कि ये एनिमल सेल है, ये मान लीजिए प्लांट सेल है, ठीक। तो एनिमल सेल के जो ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन होगा, ऊपर वाला मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली होता है। तो बताया था ना कि कोई सब्जी हम खरीदने जा रहे हैं, टमाटर ले लिए, आलू ले लिए, प्याज ले लिए, एक प्लास्टिक में हम उसको डाल दिए। प्लास्टिक क्या है, एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है जो सबको एक साथ पकड़ के रखा हुआ है। तो ये एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे, तो क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। यानी इस सेल में जितने सारे ऑर्गन है उसको ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही है। गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब सारे कितने हैं, सेल के अंदर है। किससे ढका हुआ है, कौन सा पकड़ के रखा है, सेल मेम्ब्रेन पकड़ के रखा हुआ है। जब यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा सेल है, एनिमल सेल है। कौन सा सेल है, एनिमल। एनिमल में सिर्फ मनुष्य नहीं आता है, जानवर आ जाएंगे, कीट पतंग आ जाएंगे, जिसमें एनिमल में सारे आ जाएंगे। प्लांट में सिर्फ प्लांट आएगा, प्लांट। कौन सा सेल है, प्लांट सेल। प्लांट सेल, कौन सा सेल है, प्लांट सेल। प्लांट सेल में, प्लांट सेल रिजिड होता है। अगर किसी मनुष्य के शरीर को दबाया जाए, आसानी से इसे दब जा रहा है, लेकिन प्लांट को अगर टच किया जाए तो क्या होता है, रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है, हार्ड। रिजिड मतलब क्या हो जाएगा, हार्ड है, हार्ड होता है। तो सबसे पहले सेल वॉल होता है, क्या हो जाएगा, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक और होता है, सेल वॉल के अंदर एक और हो जाएगा, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे पहला अंतर आ गया, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होगा। एक हो जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में रहेगा। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, जो केंद्र में रहे उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक, यानी न्यूक्लियस दोनों में रहेगा। एक और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ भी न्यूक्लियस है, अब इसका न्यूक्लियस कहीं, इसका न्यूक्लियस का, दोनों का न्यूक्लियस सेम है, दोनों का खोज कौन करेगा, रॉबर्ट ब्राउन। अब लिख दिया कि प्लांट सेल के न्यूक्लियस का खोज कौन किया, एनिमल सेल का कौन किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ही आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, कोशिका सबसे पहले जो खोजा गया था, ठीक है, कोशिका जो सबसे पहले खोजा गया वो किसके द्वारा खोजा गया, पता है, कोशिका का खोज कौन किया था, कोशिका का खोज कौन किया था, सेल का खोज कौन किया था,
हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पूछ चुका है अभी तक। रोबोट हुक किया था। रोबोट हुक, हाँ। ऐसे याद नहीं रहना चाहिए, पूरा एकदम मुंह पे याद रखो। कोई क्वेश्चन बोले तो मृत कोशिका का खोज किया। पहला क्वेश्चन नहीं आता है कोशिका का खोज कौन किया था। सेल का खोज, सेल कौन किया था? रोबोट हुक। ये कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था, मतलब ये जीवित नहीं था, मृत था। कैसा था? ये पेड़ का छाल था, जो कर्क बोलते हैं, COR के कर्क बोलते हैं। कर्क मतलब पेड़ का जो छाल होता है, उसमें ये कोशिका का खोज किया। उसको ये माइक्रोस्कोप में देखा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। मान लीजिए कि इतना छोटा एक पेड़ का छाल लिया, जब इसको माइक्रोस्कोप क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो बड़ा करके दिखाता है। जब बड़ा करके देखा तो इसमें देखा कि ये ऐसे 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 बहुत सारा स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है। ठीक है, इसको जब जूम किया एक स्ट्रक्चर पर, तो मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, इसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारा चीज इसमें है। ठीक है, तो ये जो सेल के अंदर जो बहुत सारा जो चीज है, सेल के अंदर जो बहुत सारा कंपोनेंट है, इसको क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सेल के अंदर जो चीज है उसको क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे। ये बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा, बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो कैसा किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। कौन किया था? रोबोट हुक। पेड़ के छाल यानी कॉर्क, आंसर में क्या लिखा रहेगा? कॉर्क। एक होता है जीवित कोशिका। जब मृत कोशिका जब खोज हुआ था, जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? लीवन हुक। लीवन हुक, इसको नाम याद रखना। अब क्वेश्चन पूछ देगा मृत कोशिका का खोज कौन किया था? रोबोट हुक। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? लीवन हुक। ये दोनों को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि इसमें और क्या क्या चीज होता है? एक तो न्यूक्लियस हो गया, दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस में किचन, जैसे हम लोग घर इंसान है तो हम लोग घर में किचन है जिसको पावर हाउस बोलते हैं। जहाँ से खाना बनता है वो हम लोग खाएंगे तभी हम लोग को एनर्जी होगा। तो ये सेल के अंदर जो एनर्जी है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया ही देता है। इसका नाम है माइक्रोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसी में जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे ब्लड में घुल के ऑक्सीजन हमारे हर सेल तक जाता है। सेल में कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा। यहाँ पे 36 ATP का निर्माण होगा, ATP का निर्माण होगा और वहीं से हमको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये समझिए एक तरह का किचन है। क्या है? किचन है। इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम है। वीडियो देख के अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, एक होता है लाइसोसोम। ये क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम्स होता है। इसको सुसाइडल बेग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बेग। सुसाइडल बेग बोलते हैं। सुसाइडल बेग का मतलब क्या हो गया? नाम ही से मालूम है सुसाइडल बेग है। ऐसा बेग है जिसको फट जाए तो सुसाइड हो जाएगा। किसका सुसाइड होगा? सेल का। सेल के अंदर है ना, सेल का सुसाइड होगा। सेल के अंदर किसका सुसाइड होगा? तो पूछेगा सुसाइडल बेग ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। यही लाइसोसोम हमारे सलाइवा में मौजूद होता है। सलाइवा मतलब लार में, जो किसको? कीटाणु का भक्षण करता है, कीटाणु को मारता है, लाइसोसोम। ठीक है, अब क्या मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जहाँ यहाँ पे क्या हुआ? मान लीजिए हमको यहाँ पे घाव हो गया, यहाँ पे घाव हो गया। घाव हो गया, इसमें बहुत सारा कीटाणु आ गया, घाव में बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये जो लाइसोसोम है ये अपने फट जाएगा। लाइसोसोम क्या करेगा? फट जाएगा। जैसे ही फटेगा तो पूरा इसमें केमिकल होता है, पूरे सेल को मार देगा। ये पूरे सेल को क्या करेगा? डेड कर देगा। अब सेल नहीं खाना बना पाएगा, न्यूक्लियस काम कर पाएगा। ठीक है, ना गोल्जी बॉडी कुछ काम कर पाएगा। तो पूरे सेल को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब मान लीजिए कि इतना दूर में हमारा लाखों सेल है। इतना दूर में कितना सेल है? लाखों सेल है। अब लाखों सेल में लाखों लाइसोसोम्स है। अब घाव के कारण सब इफेक्ट हो चुके हैं। इतना दूर का हमारा स्किन इफेक्ट हो चुका है। लाइसोसोम अपने आप को क्या करेगा? सुसाइड करेगा। सुसाइड करेगा, इसके अंदर जो केमिकल है, इसके अंदर जो केमिकल है पूरे सेल में छोड़ेगा। ऐसा लाखों सेल है, लाखों सेल में लाइसोसोम है। लाइसोसोम लाखों सेल को ये केमिकल छोड़ देगा। अब यहाँ पे सेल क्या करेगा? डेड करेगा। सेल क्या हो गया? डेड हो गया। डेड हो जाने के बाद क्या होगा कि ये धीरे 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 यहाँ का सेल पपड़ी बन के निकल जाएगा। घाव मेरा ठीक होगा, धीरे 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 यहाँ का सेल क्या होगा? पपड़ी बन के निकल जाएगा। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बेग। लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? सुसाइडल बेग। लाइसोसोम इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोलेंगे? सुसाइडल बेग।
तीसरा होता है गोल्जी बॉडी। तीसरा क्या होगा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसको नाम क्या है? गोल्जी बॉडी, GOLGI, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे? ट्रैफिक पुलिस। लोगों भी में लिख लेना है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी को क्या बोलेंगे? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए किशमिश है, किशमिश है, सूखा हुआ किशमिश, सूखा हुआ रहता है। अब उसको क्या कर दिए कि हम पानी में किशमिश को डुबा के रख दिए। पानी में क्या कर दिए? किशमिश को डुबा के रख दिए। तो वहाँ पर कौन सा क्रिया होगा? ऑस्मोसिस क्रिया होता है। ऑस्मोसिस क्रिया क्या होता है? ऑस्मोसिस क्रिया को एक बार समझ जाना है, सही समझ में आएगा। मान लीजिए कि सूखा हुआ किशमिश है और इसको एक टैब में डाल दिया, यहाँ पे क्या है? पानी है। तो किशमिश में जो पानी का कंसंट्रेशन वो हाई है, मतलब पानी कम दूरी में, जैसे मान लीजिए किशमिश में उसका क्या होगा? पल्प भी होगा। पल्प मतलब उसका गुद्दा भी होगा। किशमिश का पल्प मतलब कहता है गुद्दा होगा। किशमिश का गुद्दा है। और यहाँ किशमिश में ज़्यादा पानी है कि यहाँ पूरा पानी ट्यूब में रखा हुआ है? यहाँ पे ज़्यादा पानी है, ट्यूब में ज़्यादा पानी है। ट्यूब का अपेक्षा तो किशमिश सूखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस क्रिया होगा। ऑस्मोसिस क्या होगा? अब किशमिश के अंदर, किशमिश का जो ये सेल मेम्ब्रेन है, किशमिश का जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हम लोग को नग्न आंखों से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखता है। अब वो ऑस्मोसिस करेगा, यहाँ के पानी को अपने अंदर लेना स्टार्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो पानी है और इसमें जो पानी जाएगा, ये दोनों जब कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाएगा तो किशमिश पानी लेना बंद कर देगा। ठीक है? तो कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए क्या हुआ? छोटे छोटे छेद है, उसमें पानी को अलाउ कर रहा है कि तुम हमारे अंदर आओ। ठीक है? अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चट्टी का बोरा है, चट्टी का बोरा है। उस चट्टी का बोरा चाहे कोई मतलब सजीव चीज़ ही ले लेते हैं, कोई भी चीज़ है। अब उसको क्या किए कि ये कोई चीज़ है, सजीव चीज़, इसमें पूरा तरह से पानी भरा हुआ है। इसको हम आटे के ऊपर इसको डाल दें। ठीक है? आटा इसका क्या करेगा? पानी सोख लेगा। कब तक सोखेगा? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। ठीक है? तो ये क्रिया ऑस्मोसिस होती है। ये बोलेंगे ऑस्मोसिस, इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि इसमें से पानी बाहर जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस क्रिया करने के लिए कुछ ना कुछ इसको किशमिश में कोई ना कोई ऑर्गेनल्स होगा जो इसको अलाउ करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग घर से बाहर जाते हैं अपने घर से, प्रकार मानिए कि हम लोग एक सेल है। ठीक है? अब सेल का ब्रेन ये होता है, न्यूक्लियस होता है। तो घर का गार्जियन को समझ लीजिए न्यूक्लियस है। हम लोग को घर से बाहर जाना है या घर से अंदर आना है किसी को, तो गार्जियन से परमिशन लेके जाएंगे। गार्जियन से क्या करेंगे? परमिशन लेके जाएंगे। आना होगा तो परमिशन लेंगे। अब गार्जियन बोला कि नहीं, हम परमिशन नहीं देंगे, हमारा एक चपरासी गेट पर गेटमैन बैठा दिए हैं, उससे तुमको परमिशन लेके जाना है, आने समय उससे परमिशन लेके आना है। मतलब ये ट्रैफिक पुलिस है, यानी गेटमैन है। अब इससे परमिशन लेके अंदर से कोई चीज़ बाहर जाएगा, बाहर से कोई चीज़ अंदर आएगा। ट्रैफिक, इसीलिए जो क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। जब तक ये इशारा नहीं करे, गाड़ी रोड क्रॉस नहीं कर सकती है। ठीक है? वैसे जब तक ये इजाज़त नहीं देगा, तब तक सेल ऑर्गेनल्स का कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकता, अंदर से कोई चीज़ बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती। इसी को क्या बोलेंगे? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलेंगे। ठीक है? तो लाइसोसोम समझ गए, सुसाइडल वेग बोलते हैं, सुसाइड हो गया, कहानी खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, यहाँ पे खाना पकता है, इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर ऑफ द सेल बोलते हैं। गोल्जी बॉडी को क्या बोलेंगे? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलेंगे। ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, इसको न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल बोलेंगे। तीन चीज कंफर्म हो गया। ठीक है? अब इसे प्लांट सेल आगे जो जरूरत पड़ेगा हम बता देंगे जब भी चैप्टर पढ़ाएंगे। प्लांट सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। डिफरेंट चीज का बात है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होगा? क्लोरो से मतलब याद रखना है कलर, क्लोरो से क्या याद रखना है? कलर। ये एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, किसमें होता है? प्लांट सेल में होता है। ये व्हाइट, ग्रीन, रेड कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है? मल्टी कलर होता है। जैसे पत्ता का रंग पीला हो जाना, फल का रंग जैसे शुरू में हरा रहना, बाद में पीला हो जाना। ठीक है? ये सब किसके कारण होता है?
ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। यहाँ पे सेल समझ में आ गया हल्का फुल्का, इसको कॉपी में लिख लेना है। अब हम लोग बढ़ रहे थे, ब्लड चैप्टर पढ़ रहे थे। हाँ, WBC WBC RBC। WBC का फुल फॉर्म बताओ। व्हाइट ब्लड सेल। सेल के जगह कार्पोसल्स बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सेल के जगह अगर ऑप्शन में कार्पोसल्स रहे और सेल रहे तो सेल के जगह कार्पोसल्स को सही मारना है। अगर सिर्फ सेल रहे तब सेल सही मारना है, ठीक है। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। इस चीज को देखना है। हम लोग पढ़ रहे थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि इसमें इसके शेप के बारे में पढ़ रहे थे। इसके शेप के बारे में पढ़ रहे थे। इसका शेप कैसा होता है? राउंड। इसमें लाइसोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब लाइसोसोम समझ में सीधे आ गया होगा। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसका कितना होता है? 4 दिन। इसका कितना होता है? 7 दिन, ठीक है। शेप इसका राउंड, लाइसोसोम एब्सेंट, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 3 चीज देखना है। शेप इसका राउंड हो गया, शेप इसका कैसा हो जाएगा? राउंड मतलब गोला शेप होगा। लाइसोसोम क्या होगा? नहीं होगा। न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था, ठीक है। इसका जो शेप जो होता है राउंड में कैसा होगा? कन्वेक्स होगा। इसमें नहीं लिखा हुआ है, कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स बताया था, ऐसे कन्वेक्स हो गया और ऐसे रहे तो कनकेव हो गया। कनकेव मतलब हम बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आरबीसी की कमी हो जाए, ठीक है, आरबीसी की क्या हो जाए? कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? आरबीसी की शरीर में कमी हो जाए, रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया। एनीमिया रोग होगा। इसको डायरेक्ट याद रखना। जब डिजीज चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे एनीमिया रोग में क्या होता है। आरबीसी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया। आरबीसी की कमी हो जाए तो कौन सा हो जाएगा? एनीमिया। और आरबीसी शरीर में ज्यादा हो जाए तो कौन सा हो जाएगा? पॉलीसिथेनिया। सिथेनिया। इसको भी याद रखना। कमी के कारण ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लिख करके पूछ दिया तो याद रखना। कमी के कारण कौन हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। कमी के कारण क्या हो जाएगा? एनीमिया होता है। और ज्यादा के कारण कौन है? पॉलीसिथेनिया हो जाएगा, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें। डब्ल्यूबीसी तो इसका कोई शेप ही नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का क्या हो जाएगा? कोई शेप नहीं होता है। मतलब शेप अगर पूछ देते इरेगुलर बोल देंगे। इरेगुलर शेप कैसा हो जाएगा? इरेगुलर मतलब उसका कोई शेप नहीं होता। कभी कुछ शेप का होगा, कभी कुछ शेप का होगा, कभी कुछ शेप का होगा। यहाँ पे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ लिया। न्यूक्लियस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के बारे में इरेगुलर इसका शेप होगा, ठीक है। इसमें क्या जाएगा? न्यूक्लियस इसमें रहेगा। न्यूक्लियस क्या रहेगा? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, इसमें क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस रहेगा। इसका क्या काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डिजीज से प्रोटेक्ट करना। कोई बीमारी अगर होता है तो उसे इम्यून सिस्टम एक्चुअली इसी को बोलते हैं। इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। इसका काम क्या है? डिजीज से प्रोटेक्ट करना। अब डब्ल्यूबीसी का बहुत सारा प्रकार होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो हमें क्या करता है? डिजीज से लड़ता है। इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग, बात सुन, डॉक्टर साहब कहता है कि जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना वो क्या होगा? उसको बीमारी नहीं होगा, हाँ, रोग से बचेगा। तो ये इम्यून सिस्टम होता है डब्ल्यूबीसी। अब ब्लड कैंसर एक नाम सुना गया होगा। ब्लड कैंसर क्या होता है? ठीक है, ब्लड कैंसर। एक्चुअली कैंसर होता क्या है? कैंसर एक ब्लडी कैंसर नहीं होता है, बहुत सारा कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर क्या होता है? कैंसर का सीधा सीधा मतलब समझना है, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल। इरेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल। सेल का इरेगुलर ग्रोथ, जहाँ पे सेल का जरूरत नहीं है लेकिन
तेजी से कहीं एक जगह गुच्छा बन के सेल ग्रोथ करने लगा। ठीक है, अब सेल ब्लड सेल भी होता है, मसल सेल भी होता है, बहुत सारा सेल होता है, न्यूरो सेल भी होता है, नेफ्रॉन सेल भी होता है। कहीं में एक जगह से मान लीजिए कि सेल में यहाँ पे लगा गुच्छा बनने, ये ब्लड में भी बन सकता है। मतलब हर जितना प्रकार का सेल है, पहले बता चुके हैं, न्यूरॉन सेल, नेफ्रॉन सेल, ठीक है, ब्लड सेल हो गया, बहुत तरह का सेल है। ठीक है, एक गुच्छा बन गया, यहाँ पे गुच्छा का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इरेगुलर ग्रोथ होने लगा सेल का अचानक से ग्रोथ होने लगा, जबकि जरूरत नहीं है शरीर में उसका। जैसे मान लीजिए कि पैर में यहाँ पे अचानक से सेल का ग्रोथ होने लगा। ठीक है, यही तो कैंसर है। कैंसर का मतलब यही तो होता है, इरेगुलर सेल ऑफ ग्रोथ। अचानक से इरेगुलर ग्रोथ होने लगे सेल में, अचानक से क्या हो जाए, इरेगुलर ग्रोथ होने लगे, इसी को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका इलाज, पहले इसका इलाज नहीं था, अब कीमोथेरेपी वगैरह इसका प्रोसेस आ गया है। कीमोथेरेपी वर्ड याद रखना, ऑप्शन में अधिकतर यही आता है। ठीक है, जब डिजीज चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अब WBC की बात करें तो इसका टाइप की बात करते हैं। WBC का क्या टाइप की बात करेंगे, कौन कौन सा टाइप होता है WBC में, जिससे क्वेश्चन एक से आता है, कौन इम्पोर्टेंट है हम बता देंगे, बाकी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, WBC की बात किया जाए, WBC की, तो WBC में एक होता है एंटीबॉडी, दूसरा होता है लिम्फोसाइट, ठीक है, एंटीबॉडी, दूसरा हो गया लिम्फोसाइट, तीसरा हो गया मोनोसाइट, तीसरा कौन सा हो जाएगा, मोनोसाइट। ठीक है, इस बाकी एस्मोफिल और बेसोफिल भी होता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एक होता है शरीर में एंटीजन, दूसरा हो गया एंटीबॉडी। बीमारी के बारे में अगर थोड़ा समझते हैं तो देखते हैं, एक होता है एंटीबॉडी, दूसरा होता है एंटीजन। एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर होता है, एंटीबॉडी क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर होता है, एंटीजन बाहर से प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में क्या है, अभी बताएं, व्हाइट ब्लड सेल में एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट है। मान लीजिए कोई छींका, तो वो क्या वायरस है, कौन सा वायरस है, थाउजेंड्स ऑफ वायरस उसको बोलते हैं। मतलब कोई छींक मार रहा है, अगर आदमी सांस में वो ले ले तो छींक आना ही है। मतलब कहने मतलब किसी को सर्दी है, वो छींक रहा है या सांस ले रहा है, उससे कांटेक्ट में अगर आदमी चला जाए तो सर्दी पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सर्दी से ग्रस्त व्यक्ति है, छींक मार रहा है, उसके बगल में सोया है, बैठा है, सांस अंदर ले ले, ठीक है, तो जो सांस अंदर ले रहा है वो कौन सा हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा। अब क्या करें, हम अंदर से, बाहर से तो अंदर अपने शरीर के अंदर वायरस को अंदर ले लिए, तो अंदर कोई ना कोई चीज चाहिए ना हमारे शरीर से तरफ से लड़ने के लिए, वायरस को मारने के लिए, तो ये एंटीबॉडी लड़ता है। ठीक है, ये एंटीबॉडी लड़ता है। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर होता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज का टीका दिया जाता है, इस चीज को समझना है। जैसे मान लीजिए चेचक का टीका बचपन में पड़ जाता है, आजकल सब कुछ टीका बचपन में पड़ जाता है। तो मान लीजिए कि बचपन में ही चेचक का टीका पड़ गया, तो चेचक का टीका में होता क्या है, चेचक जो है ना, चेचक में जो वायरस आता है, जैसे चेचक स्मॉल पॉक्स हो गया, चेचक को क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें वेरिओला वायरस होता है, तो वेरिओला वायरस का जो एंटीजन है उसको हमारे ब्लड में पहले ही डाल दिया जाता है। जब टीका पड़ा तो हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में पहले चला गया, तो जब हमारे शरीर के अंदर चला गया तो किस चीज़ का काम करेगा, एंटीबॉडी का काम करेगा। ठीक है, अब बाहर से चेचक का मान लीजिए कि एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो जो पहले से हमारे बॉडी में जो डाल दिया गया है एंटीबॉडी वैक्सीन के द्वारा, वो उसको लड़ के खत्म करेगा। ठीक है, कोई भी चीज मान लीजिए कि अगर किसी बीमारी का अगर टीका पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि उसी बीमारी का एंटीजन का टीका हमको पड़ता है, उस बीमारी का जो वायरस होगा, एंटीजन होगा, उसी का टीका पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इवार्ड जेनर ने खोज किया था टीका का खोज। टीका का खोज सबसे पहले कौन किया था, इवार्ड जेनर। किस चीज का टीका किया था, पता है, नहीं पता, चेचक का टीका खोज किया था।
ऐसा कहानी है, कहानी नहीं रियलिटी है कि पूरे गांव में चेचक फैल रहा था। पूरे गांव में क्या हो रहा था, जानवर को भी फैल रहा था। ठीक है, वो क्या किया कि एक जानवर, एक गाय को चेचक हुआ था, तो उसका जो पस है, चेचक में छोटा छोटा फोड़ा हो जाता है, उसके पस को सिरिंज से निकाला और किसी दूसरे गाय में उस पस को, जिसको चेचक नहीं हुआ था, उसको डाल दिया। ऐसा देखा गया कि पूरे गांव को चेचक हो गया, लेकिन जिस गाय में पहले से डाल दिया गया था चेचक एंटीजन, उसको चेचक नहीं हुआ। ठीक है, तब से ये टीका का खोज हुआ। यानी हमारे शरीर में जिस भी बीमारी का वैक्सीनेशन होता है, उस बीमारी का एंटीजन का ही वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, जो अंदर से जब वो बीमारी हमारे शरीर को जब अटैक करेगा तो अंदर से एंटीबॉडी बन के लड़ेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी का काम क्या होता है, रक्षा करना। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, ये WBC में पढ़ा रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल। एंटीबॉडी का क्या काम होता है, रक्षा करना। ठीक है, जो लिम्फोसाइट होता है वो टी शेप का होता है, टी शेप, इसको टी लिम्फोसाइट ही बोला जाता है। टी शेप का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट होता है। टी लिम्फोसाइट होता है, हथौड़ी जैसा लग रहा है टी, ये क्या करेगा, मारेगा। इसका काम क्या होगा, वायरस को पकड़ के मारेगा। दूसरा होता है मोनोसाइट। दूसरा क्या होता है, मोनोसाइट। ये क्या काम करेगा, इसका शेप क्या होता है, बड़ा होता है। इसका शेप क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब ये जिस चीज, मान लीजिए एंटीबॉडी किसी चीज को पहचान लिया, सिंपल अगर समझ, एंटीबॉडी पहचान लिया कि फलना चीज का वायरस आ रहा है, टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, वायरस को मार देगा। अब मरे हुए वायरस को खाएगा कौन, मरे हुए जो कीटाणु को खाएगा कौन, मोनोसाइट खाएगा। कौन खाएगा, मोनोसाइट खाएगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। बस यही चीज याद, पहचानेगा कौन, एंटीबॉडी, मारेगा कौन, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो सीधे पूछता है WBC से हमको रक्षा कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट ऑप्शन में होगा। टी लिम्फोसाइट नहीं होगा तो लिम्फोसाइट ऑप्शन में होगा। ठीक है, इसको याद रखना है, लिम्फोसाइट। आगे भी एस्नोफिल बेस्नोफिल है, उसको नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इसको याद रखना है। पहचानेगा एंटीबॉडी, मारेगा कौन, लिम्फोसाइट। तो शरीर से बीमारियों से रक्षा कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट। बीमारियों से रक्षा कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट। सिर्फ WBC अगर ऑप्शन में दिया है तो WBC को ही मारना है। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन में दिया है लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट को मारना है। टी लिम्फोसाइट नहीं लिखा, सिर्फ लिम्फोसाइट लिखा रहा है तो लिम्फोसाइट को मारना है। ठीक है, अभी बता दिए कैंसर में क्या होता है, ब्लड कैंसर में WBC का इरेगुलर ग्रोथ होता है, RBC का नहीं होता, WBC का इरेगुलर ग्रोथ होता है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का हम लोग जानते थे थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये ब्लड क्लोटिंग में हम लोग को मदद करता है। थ्रोम्बोसाइट क्या करेगा, इसको मिटा दें, थ्रोम्बोसाइट क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होता है इसको समझना है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड जम नहीं सकता है, जब तक ब्लड हमारे शरीर के अंदर है क्या होगा, नहीं जम सकता है। जैसे ईयर के कांटेक्ट में आएगा ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट से प्लेटलेट क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। इसका एज कितना होता है, 7। इसका एज कितना होता है, 7 डेज होता है। इसका जो शेप होता है कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। शेप कैसा होता है, कन्वेक्स। कन्वेक्स बता दिए कैसा शेप होता है, कन्वेक्स। दोनों तरफ से उठा हुआ कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। ऐसे खाल रहेगा कैसा रहेगा, कनकेव रहेगा। याद है कि अभी बता रहे हैं तब याद आ रहा है, याद है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियस क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। इसका काम क्या होता है, पावर गेन करना। इसका काम क्या होता है, पावर गेन करना। अब शरीर में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो आदमी क्या हो जाएगा, कोई काम ही नहीं कर, दिन भर सोया हुआ रहेगा। आदमी कैसा रहेगा, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है, पावर को गेन करना। शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी लगने लगती है। जैसे देखा जाता है कि जब डेंगू, जब बुखार होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। आदमी को लगता है कुछ काम ही नहीं, दिन भर सोया पड़ा रहेगा, ना चल सकता है। अगर प्लेटलेट्स 20,000 से कम आया तो चल भी नहीं सकता, तब उसको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। डायरेक्ट प्लेटलेट लिक्विड फॉर्म में चढ़ाना पड़ता है। ये तो प्लेटलेट्स की, ऐसे प्लेटलेट्स की कमी दूर करने के लिए कीवी, पपीता का पत्ता, ये सब खाना पड़ता है। ठीक है, इसका काम क्या है, पावर को गेन करना है। इसका
प्लेटलेट्स का काम किया, ठीक है। अब प्लेटलेट्स की कमी हो जाए शरीर में, क्या हो जाए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या होती है, ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग 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 मतलब क्या था, ब्लड बाहर निकलना, इसको हेमरेज भी बोलते हैं। हेमरेज हेमरेज होता है ना, ब्रेन हेमरेज कर गया, कुछ हेमरेज कर गया। हेमरेज का बहुत सारा कारण होता है, हाई ब्लड प्रेशर भी कारण होता है हेमरेज का। जैसे हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है, तो हम बताए थे 120/80 हम लोग का ब्लड प्रेशर हो गया। अब किसी का 400 कुछ हो जाता है, 300 कुछ हो जाता है, यानी 300 की स्पीड से लगभग ब्लड हमारे शरीर में फ्लो कर रहा है। कहीं कहीं नस क्या होती है, पतला होती है। ब्रेन का नस सबसे पतली होती है, उसमें अब मान लीजिए कि एक पाइप है, छोटा सा पाइप है, उसमें धीरे धीरे पानी का फ्लो कर रहा है। अचानक से हम तेज पानी का फ्लो लगे करने, बहुत तेज, पाइप फटेगा कि नहीं फटेगा, पतला पाइप फट जाएगा। तो ब्रेन का नर्व बहुत पतला होता है, वो क्या होता है, फट जाता है। फट के बाहर ब्रेन में ब्लड आने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, हेमरेज बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण ये भी होता है, ब्लीडिंग और हेमरेज भी होता है, ठीक है। तीसरा चीज है, अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइट्स हो जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स आगे बताएंगे, गठिया टाइप का एक बीमारी होता है, ठीक है, आगे बताएंगे इसको। अब ब्लड का वेट कितना होता है, ब्लड का वेट पूछ देता है, ब्लड का वेट कितना होता है, तो 7% ऑफ बॉडी वेट, 7% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी जितना आप मान लीजिए कि आप 60 kg है, 60 kg है, तो इसका 7%, 7% जब हटाएंगे तो परसेंट बट्टा 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, मिल जाएगा 3, मिल जाएगा 5, यानी 21/5, ठीक है। सपोज करिए इतना लीटर आपका क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। तो जितना आपका बॉडी वेट है उसका कितना हो जाएगा, 7%। जितना आपका बॉडी वेट है उसका कितना हो जाएगा, 7%। ये याद रखना है, ब्लड का वेट कितना होता है, 7% ऑफ बॉडी वेट। जितना अपना शरीर का वजन है लगभग उसका 7% क्या होता है, ब्लड का वजन होता है, ठीक है। 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। अब शरीर में क्या होता है, हैप्रीन होता है। अब बताया था ना कि थोड़ा देर पहले कि ब्लड हमारे शरीर में क्यों नहीं जमता है, तो हमारे ब्लड में क्या होता है, हैप्रीन। हैप्रीन क्या होता है हमारे ब्लड में, हैप्रीन होता है, ठीक है। हैप्रीन हमारे ब्लड में होता है, इसी कारण से क्या बोलते हैं, ब्लड हमारे शरीर में जमता नहीं, ठीक है। हैप्रीन बनता कहाँ, लीवर में। हैप्रीन कहाँ बनता है, लीवर में। हैप्रीन कहाँ बनेगा, लीवर में, ठीक है। इसको एंटी क्लॉट एजेंट बोलते हैं, एंटी क्लॉट एजेंट। मतलब एंटी क्लॉट मतलब क्या होता है, जमना। ये जमने नहीं देता है, एंटी क्लॉट है, ये जमने नहीं देगा, ठीक है। हमारे ब्लड में जब तक हैप्रीन है ये क्या करेगा, जमने नहीं देगा। तो पूछेगा ब्लड हमारे शरीर में किसके कारण नहीं जमता है, हैप्रीन के कारण होता है। ब्लड का वेट कितना होता है, वेट का 7%, बॉडी वेट का 7%। बॉडी वेट का कितना, 7%। किस कारण ब्लड नहीं जमता है, हैप्रीन के कारण। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कटा, यहाँ पे जैसे क्या होगा, कटा, ब्लड तो हमारे शरीर के अंदर जम नहीं रहा है, जम जाएगा तो ये तो गांठ बन जाएगा। जैसे ही कटा, ब्लड ईयर के कांटेक्ट में आया, ये जमना स्टार्ट कर देगा। थोड़ी देर बाद 5 सेकंड 10 सेकंड बाद ये जमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर नहीं जमता है ब्लड तो भी एक बीमारी है, ठीक है, जो उसको जो क्वीन एलिजाबेथ को बीमारी थी, ठीक है, इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। रॉयल डिजीज क्यों बोलेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ थी, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। इस बीमारी का नाम क्या दिया गया, रॉयल डिजीज। ये बहुत बड़ी बीमारी है, किसी हमारे यहाँ पे कट गया तो ब्लड निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, जम ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या है, बीमारी है, ठीक है। बाकी सब में क्या हैप्रीन मौजूद है। हैप्रीन क्या करता है, ब्लड के अंदर जमने नहीं देता। अब बाहर ईयर के कनेक्ट में आएगा, ब्लड क्या आ जाएगा, जम जाएगा। अब कैसे जमेगा, प्लेटलेट से क्या है, जालीनुमा स्ट्रक्चर है, जालीनुमा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, लिक्विड, अभी बताया था प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है। कर्पोसल्स क्या है, सॉलिड है। WBC RBC हो गया, कर्पोसल्स में प्लेटलेट्स हो गया। अब इस जालीनुमा स्ट्रक्चर से पास करेगा, लिक्विड तो पास कर जाएगा, लेकिन जो सॉलिड है वो पास कर पाएगा, नहीं पास करेगा, यहाँ पे जाकर फंस जाएगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। जैसे चाय छन्ना हम लोग देखते हैं ना, चाय छन्ना देखते हैं, चाय छान रहा है, चाय पत्ती जाके फंस गया, उसके बाद धीरे 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 क्या था, पूरा जाम हो जाता है, ठीक है। तो पूरा जाम कर देगा, जाम करने के बाद ईयर का कंटेक्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो हैप्रीन एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है।
अब आता है डोनर का बात आता है कि कौन किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब कौन किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसको यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट करने वाला, जो किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। एक होता है O माइनस, एक होता है AB प्लस। ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था, कार्लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप खोज कौन किया था, कार्लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था, कार्लैंड स्टीनर। एक होता है RH फैक्टर। RH फैक्टर इसके नाम है, लेकिन रिसस मंकी पे इसका खोज किया गया था। जैसे ना ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, AB पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप क्या है, AB पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप क्या है, AB निगेटिव। तो RH का मतलब होता है रिसस मंकी। RH होता है रिसस, ये एक रिसस बंदर था, उस पे ये किया गया था प्रयोग, ठीक है। उसके ब्लड में देखा गया कि ये ब्लड सेल है, यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। छोटा बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो जिसमें प्रेजेंट है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलते हैं। जिसको प्रेजेंट है उसमें क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जिसको प्रेजेंट नहीं है उसमें क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। किसी का AB प्लस होता है, किसी का AB माइनस होता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे थे क्या हम लोग, ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था, कार्लैंड स्टीनर। RH फैक्टर हम लोग समझ गए, किस मंकी पे खोज किया गया था, रिसस मंकी पे। किस पर, रिसस मंकी पे इसका खोज किया गया था। RH फैक्टर किस पे खोज किया गया था, रिसस मंकी पे किया गया था। ब्लड जिसे ये हो गया B AB O, ये क्या है, ब्लड ग्रुप है। इसको ABO सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ABO सिस्टम बोलते हैं। खोज कौन किया था, कार्लैंड स्टीनर। ब्लड सर्कुलेशन का खोज कौन किया था, विलियम हार्वे। दोनों को ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन कौन खोज किया था, विलियम हार्वे। इसको भी याद रखना है, डायरेक्ट पूछ देता है, हार्वे, ठीक है। ब्लड ग्रुप कार्लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था, कार्लैंड स्टीनर। ब्लड सर्कुलेशन का खोज कौन किया था, विलियम हार्वे, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप ये हो गया ABO, ठीक है। किसी का A ब्लड ग्रुप, किसी का B है। अब होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर और यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर और यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा। जो किसी को ब्लड दे दे उसको क्या बोलते हैं, डोनर। मतलब सर्वग्राही सर्वदाता। सर्वग्राही मतलब किसी से ले ले, सर्वदाता मतलब किसी को दे दे, ठीक है। तो सर्वदाता कौन होता है, O माइनस, इसको डोनर बोलते हैं। डोनर यानी सर्वदाता, ठीक है। O माइनस, सिर्फ O नहीं याद रखना, O माइनस, ठीक है। सर्वग्राही यानी रिसेप्टर यानी सर्वग्राही जो किसी से ब्लड ले ले, कौन हो जाएगा, AB प्लस। सिर्फ AB नहीं याद रखना, AB प्लस। जो किसी को ब्लड दे दे उसको क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे। O माइनस यानी सर्वदाता कौन हो जाएगा, O माइनस, जो किसी को अपना ब्लड दे सकता है, किसी ब्लड ग्रुप। बाकी ब्लड ग्रुप मतलब उल्टा सीधा चढ़ जाता दिक्कत है, लेकिन वो अगर ब्लड की कमी हो किसी को भी, O माइनस ब्लड दे सकता है, ठीक है। AB जो प्लस है वो किसी ग्रुप वाला से ब्लड ले सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ब्लड ग्रुप नहीं मिले, AB प्लस नहीं मिले, तो किसी से भी ब्लड ले सकता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सर्वग्राही, किसी से ब्लड ले सकता है, रिसेप्टर है ये। तो डोनर हो जाएगा O माइनस, रिसेप्टर कौन हो जाएगा, AB प्लस हो जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर कौन हो जाएगा, AB प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ब्लड ग्रुप चैप्टर देखेंगे, उससे अच्छा पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कि अब ब्लड क्लोट करने में, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि पूछेगा कि ब्लड को जमाने में कौन सा विटामिन जरूरी होता है, पता है ये विटामिन का नाम, विटामिन K। और पूछे तुमसे कोई क्वेश्चन, लगभग लाखों बार एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि ब्लड क्लोट करने में किस विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन K की। K से याद रखना, K से क्लॉट मतलब जमना, K से क्लॉट मतलब जमना। किस विटामिन की जरूरत होगी ब्लड क्लोट करने में, विटामिन
के अपने बुक में अपने लैंग्वेज में लिख लेना है वीडियो देख के, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की जरूरत होती है। अब ऑप्शन में ये रहेगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, नेम द मेटल विच हेल्प इन ब्लड क्लॉट। वैसा मेटल, वैसा तत्व का नाम बताइए, मतलब ये धातु का नाम बताइए जो ब्लड क्लॉट करने में मदद करे। अधिकतर 99% लड़का को यही, किसी स्टूडेंट को यही मालूम होता है विटामिन के। सीधे ऑप्शन में विटामिन के भी रहेगा, लेकिन वहाँ पे याद रखना मेटल पूछ दिया। ब्लड क्लॉट करने में कौन सा मेटल मददगार होता है? कैल्शियम। कैल्शियम लास्ट में ऑन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा कैल्शियम। तो कौन सा मेटल जरूरी है ब्लड क्लॉट करने के लिए? विटामिन पूछे तो विटामिन के जरूरी है, मेटल पूछे तो कैल्शियम जरूरी है। मेटल पूछे तो कौन सा जरूरी है? ब्रेड। अगर प्रोटीन पूछ दे, प्रोटीन पूछ दे तो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोजेन। प्रोटीन पूछ दे तो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोजेन। फिब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये हम कहाँ पढ़ाए थे? प्लाज्मा में पढ़ाए थे। प्लाज्मा 90% पानी होता है, 10% प्रोटीन होता है। 10% प्रोटीन कौन सा होता है? फिब्रोजेन और प्रोटीन। और भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन अधिकतर मात्रा में फिब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। और यही फिब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट करने में मदद करेगा। सिर्फ विटामिन पूछे तो विटामिन के, मेटल पूछे तो कैल्शियम, प्रोटीन पूछे तो फिब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोटीन पूछे तो फिब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। और कार्पोसल्स पूछ दे, कौन सा कार्पोसल्स? कार्पोसल्स ब्लड क्लॉट करता है। कार्पोसल्स कितने बताए थे हम तुमको? कार्पोसल्स पढ़ा है कार्पोसल्स? हाँ। कितने आते हैं? अरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कहाँ दिमाग रहता है? पैर पे दिमाग रहेगा पढ़ते समय। कार्पोसल्स कितने होते हैं? 3। कौन सा कार्पोसल्स ब्लड क्लॉट कर, क्या? ब्लड क्लॉट करने में कौन सा कार्पोसल्स मदद करता है? पढ़ा है ये भी? कौन सा कार्पोसल्स? आरबीसी में बताया है कि ब्लड कार्पोसल करने के लिए मदद करता है, ब्लड क्लॉट के लिए जी। आरबीसी में बताया है? नहीं, डब्ल्यूबीसी में बताया है। प्लेटलेट में कितना बताया कि प्लेटलेट क्या करता है? जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसमें आकर पहुंच जाता है। तो समझ नहीं आ रहा है, मतलब दिमाग कहाँ रह रहा है? अभी पढ़ा रहा है, अभी तुमको खत्म हो जा रहा है। कितना बोले कि पढ़ा तो एकदम ध्यान एक्यूरेट रहना चाहिए। कौन सा कार्पोसल्स मदद करेगा ब्लड क्लॉट करने में? प्लेटलेट मदद करेगा। कौन सा विटामिन मदद करेगा? कौन सा मेटल मदद करेगा? कैल्शियम। कौन सा कार्पोसल्स मदद करेगा? थ्रोम्बिन और फिब्रोजेन। कार्पोसल्स का नाम है। कार्पोसल्स प्रोटीन, प्लेटलेट। और कौन सा प्रोटीन मदद करेगा ब्लड क्लॉट करने में? फिब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड क्लॉट होने का समय होता है जो 2 से 5 मिनट होता है। 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट में ब्लड क्या होता है? जम। क्लॉट मतलब क्या होता है? जमना। 2 से 5 मिनट में क्या हो जाएगा? ब्लड जम जाएगा। ठीक है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का 7.4। 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7. पानी का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। 7 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? नींबू का बताओ। नींबू का 2.2। 2.2। नींबू का कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू का कितना होता है? 2.2 होता है। कितने मिनट का वीडियो हो गया देखो तो? 48। रहने दो। अब 2-3 चीज एक्स्ट्रा बता देते हैं। कल केमिस्ट्री का क्लास ले रहे थे, देख उसमें कुछ दिखा देते हैं, फिजिक्स वाला। ठीक। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, मिसलेनियस में अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय। एक होता है अपकेंद्रीय, केंद्रीय बल। ठीक। एक हो गया अभिकेंद्रीय बल, दूसरा हो गया अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल नाम से ही अभी मतलब अंदर की तरफ, अप मतलब बाहर की तरफ। ठीक है। ये बल कैसा अंदर की तरफ लगेगा, ये बल कैसा लगेगा? बाहर की तरफ। जैसे मौत का कुआं में जो देखते हैं, जो गाड़ी और मोटरसाइकिल चढ़ाता है ऐसा, तो मौत का कुआं कैसा, उसका सरफेस ऐसा होता है, टेढ़ा होता है, बाहर की तरफ झुका हुआ रहता है। तो किस कारण से वो नहीं गिर पाता है? क्योंकि एक तो उसका बाहर की तरफ बल लग रहा है, और जब गाड़ी चला रहा है तो उसका बल किधर लग, केंद्र की तरफ लग रहा है। अभी अंदर केंद्रीय मतलब केंद्र, अंदर केंद्र की तरफ। जैसे मान लीजिए
ये मौत का कुआं हो गया। ये मौत का क्या हुआ? कुआं हो गया। गाड़ी स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे चलाना स्टार्ट किया, तो ये बाहर केंद्र की तरफ, ये जो इसका दीवार है, ये कहाँ बाहर केंद्र की तरफ बल लगाएगा, लगा रहा है ये बल बाहर केंद्र की तरफ बल लगा रहा है। जब इस पर गाड़ी जब चलेगा तो ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। इसका क्या होगा? केंद्र बिंदु। तो ये अंदर केंद्र की तरफ बल लगाएगा, दोनों बल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तभी ये गाड़ी नहीं गिर पाता है। तो पूछेगा कि मौत के कुआं में जो गाड़ी मोटरसाइकिल जो चलाता है, जो नहीं गिरता है, किस कारण से नहीं गिरता है? अभिकेंद्रीय बल। किस कारण से नहीं गिरेगा? अभिकेंद्रीय बल। अब क्या होता है? वॉशिंग मशीन हो गया। वॉशिंग मशीन इसकी ये किस सिद्धांत पर काम करता है? दूध मथने वाला मशीन, जो हम लोग दूध मथते हैं, किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल। ये क्या होगा? बाहर दीवार पे मारता है। कपड़ा को कहाँ मारेगा? ऐसा थोड़ी है कि मोड़ मोड़ के हाथ से साफ करता है, नहीं साफ करता है। ये जोर जोर से कहाँ मारेगा? दीवार पे। बाहर जो वॉशिंग मशीन का जो दीवार होगा अंदर से, ये बल कैसे काम कर रहा है? बाहर के केंद्र की तरफ काम कर रहा है। यहाँ पे घुमा रहा है, ऐसे से कपड़ा को फेंक दे रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे फेंक दे रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे फेंक दे रहा है। तो ये बाहर की तरफ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो पूछेगा वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल। मौत के कुआं में किस सिद्धांत पर गाड़ी चलती है? अभिकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अब मक्खन मथने वाला मशीन जो होता है, वो भी क्या करता है? मक्खन कैसे निकलता है? बाहर की तरफ दीवार को वो भी क्या करता है? मारता है। ऐसे हम लोग चाहते हैं चक्री को, बाहर दीवार को क्या करता है? मारता है दूध को, उससे क्या होता है? मक्खन बाहर निकल आता है। ठीक है, तो भी किस सिद्धांत पर काम करेगा? अपकेंद्रीय बल पे काम करेगा। एक होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? एक हो गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बहुत आपको पानी का जो बूंद है वो गोला गिरता है आसमान से, किस कारण से गिरता है? मालूम है? किस कारण से? यही सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का पानी का जो बूंद है आसमान से जो गिरता है, तो उसको तो गोला नहीं गिरना चाहिए, उसको तो ऐसे लंबा गिर जाना चाहिए, ऐसे करके ऐसे गिर जाना चाहिए, लेकिन वो कैसा गिरता है? गोला गिरता है। किस कारण से गिरेगा? सरफेस टेंशन के कारण। किस कारण से गिरेगा? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, याद रहेगा सरफेस टेंशन। ठीक है, अब सरफेस टेंशन का बहुत सारा एग्जांपल हो गया। जैसे हम लोग गर्म सूप पीते हैं, हम लोग क्या करते हैं? गर्म सूप पीते हैं, और एक ठंडा सूप पीते हैं। दोनों में स्वादिष्ट कौन लगेगा? गर्म सूप लगेगा। ठंडा सूप स्वादिष्ट नहीं लगता है। क्यों गर्म लगेगा? क्योंकि जो हमारा जीभ है, हमारा क्या है? ये जीभ है, इस पे गर्म सूप का एक बूंद डालें, ये जो इसका सरफेस टेंशन है गर्म रहेगा, तो उसका सरफेस टेंशन क्या रहेगा? कम रहेगा। सरफेस टेंशन क्या रहेगा? कम रहेगा। सरफेस टेंशन का मतलब एक तरफ से चारों तरफ से खिंचाव। सरफेस टेंशन का मतलब चारों तरफ से खिंचाव। ये चारों तरफ से खिंचा रहा है तभी तो गोला हो रहा है। ठीक है, तो इसका सरफेस टेंशन क्या रहेगा? कम रहेगा। जब कम रहेगा तो चारों तरफ जीभ अच्छे से फैल जाएगा। जीभ अच्छे से फैल जाएगा तो हमको क्या लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। और एक ठंडा सूप है, इसका सरफेस टेंशन क्या ज़्यादा है। ठीक है, एक ऐसा बूंद रखे, ये नहीं फैलेगा, इतना ही दूर पर रह जाएगा, तो इसका स्वाद कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, कम लगेगा। तो स्वादिष्ट क्यों लगता है? सरफेस टेंशन के कमी के कारण। ठीक है, ये दूसरा चीज हो गया। ठीक है, सरफेस टेंशन। एक होता है केशिकत्व। फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, बताएंगे केशिकत्व क्या होता है, थोड़ा सा समझ लें। केशिकत्व होता है, केशिकत्व क्या होता है? जैसे मान लीजिए केशिकत्व का एग्जाम्पल पूछ दिया। जैसे हम लोग पहले लालटेन जलाते थे, डिबिया जलाते थे, तो उसमें एक ऐसे बत्ती को नीचे लटका देते थे। यहाँ पे बत्ती क्या सूखा रहता था, ठीक है, यहाँ पे पूरा तेल भरा हुआ रहता था। अब ये तेल रिस कर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हम माचिस मारे, ये जलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो रिस कर जो तेल जा रहा है कैपिलरी के थ्रू, केशिकत्व के थ्रू, किस थ्रू जा रहा है? केशिकत्व के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? केशिकत्व के थ्रू। पेड़ में पानी ऊपर चढ़ना किस 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 क्रिया द्वारा होता है? हाँ, क्योंकि पानी पेड़ कहाँ से लेता है? जमीन से लेगा। तो किस क्रिया द्वारा ऊपर जाएगा? केशिकत्व के द्वारा। सब याद रखना है। बंद कर दो वीडियो।